तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम जिन 3 रियल लाइफ मिस्ट्रीज या रहस्यों की बात करने वाले हैं ना, वो बिल्कुल किसी मैट्रियोश्का डॉल की तरह है। मतलब आप एक परत हटाते हैं और अंदर एक और गहरा भयानक धोखा आपका इंतजार कर रहा होता है। ये कहानियां सच में इंसानी फितरत के सबसे खौफनाक पहलू को हमारे सामने लाकर रख देती हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि ऐसी खौफनाक और अकल्पनीय बातें सिर्फ फिल्मों या किताबों में ही हो सकती हैं, लेकिन आज हम जिन मामलों की गहराई में जाने वाले हैं वो ये साबित करते हैं कि सच कई बार हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब और डरावना होता है। ये घटनाएं आपको किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लग सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए ये 100% सच हैं। भाग 1, शैरन की कई जिंदगियां। शेरॉन मार्शल हाई स्कूल की एक बेहद होनहार छात्रा। इसका सपना था नासा में काम करने का, लेकिन उसका यह शानदार भविष्य तब अचानक से पटरी से उतर गया जब वो फ्रैंकलिन डेलानो फ्लॉयड नाम के एक काफी उम्रदराज आदमी के साथ फ्लोरिडा चली गई। वहां उसने अपनी एक टीनेज प्रेगनेंसी को छुपाया, बच्चे को जन्म देकर गोद दे दिया और फ्रैंक के साथ ही रहने लगी। बाद में उसने एक और बेटे माइकल को जन्म दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आता है जब एक बेहद संदिग्ध हिट एंड रन एक्सीडेंट में शेरॉन की मौत हो जाती है। अब देखिए, उसकी मौत के बाद फ्रैंक ने उसके नाम पर ली गई $80,000 की जीवन बीमा पॉलिसी को क्लेम करने की कोशिश की, और बस इसी एक गलती ने फ्रैंक के नकली नामों और उसके काले सच का पर्दाफाश कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रैंक का क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नया नहीं था। 1962 से ही वो अपहरण के मामलों में शामिल था। शेरॉन की मौत के बाद फ्रैंक जेल तो गया, लेकिन वहां से छूटने के बाद 1994 में उसने एक और खौफनाक कदम उठाया। उसने शेरॉन के बेटे माइकल को उसके स्कूल के प्रिंसिपल को बंदूक की नोक पर पेड़ से बांधकर अगवा कर लिया। एक के बाद एक अपराधों की ये पूरी की पूरी टाइमलाइन सच में रूह कपा देने वाली है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, वह कहां है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मुझे इस बात की परवाह है कि तुम उसे कितना याद करते हो। ये खौफनाक जवाब फ्रैंक ने तब दिया था जब पुलिस ने उससे मासूम माइकल के बारे में पूछताछ की थी। सोचिए, एक इंसान कितना पत्थर दिल हो सकता है। इसी दौरान कैंसस में एक मैकेनिक ने नीलामी में फ्रैंक का एक पुराना ट्रक खरीदा, और पता है उस ट्रक में क्या मिला? 97 तस्वीरों का एक लिफाफा जिसमें महिलाओं को बांधकर प्रताड़ित करते हुए दिखाया गया था। यहां से ये मामला एक बेहद भयानक दिशा में मुड़ गया। और फिर सामने आता है वो ट्विस्ट जिस पर यकीन करना सच में नामुमकिन सा लगता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि शेरॉन मार्शल असल में सुज़ैन सेवर्किस थी। जी हाँ, फ्रैंक ने उसे बचपन में ही अगवा कर लिया था। उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाला, सालों तक उसके साथ दरिंदगी की, और जब वो बड़ी हो गई तो अपना नाम बदलकर उसी से शादी भी कर ली। ये एक ऐसी डरावनी सच्चाई थी जिसने बड़े बड़े जांचकर्ताओं को भी हिलाकर रख दिया था। और हाँ, अंत में फ्रैंक ने यह भी कबूल कर लिया कि पुलिस से भागते वक्त उसने छोटे माइकल की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो द क्रो कौन था? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अकेला सवाल हमें हमारे अगले रहस्य की तरफ कैसे ले जाता है। एक ऐसा मामला जिसने पूरे फ्रांस को झकझोर कर रख दिया और दशकों तक एक परिवार को खौफ के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। भाग 2, द क्रो का रहस्य। ये कहानी हमें 1980 के दशक के फ्रांस में ले जाती है। 1984 की बात है। विलिमन परिवार के 4 साल के मासूम बेटे ग्रेगरी का अचानक से अपहरण हो जाता है। लेकिन कहानी इसके पहले से ही डरावनी थी। इस परिवार को सालों से एक गुमनाम इंसान की तरफ से धमकियों भरे खत और कॉल्स आ रहे थे। इस इंसान को नाम दिया गया ले कोर्बो, यानी द क्रो। जरा इस खौफनाक मैसेज को सुनिए। मुझे उम्मीद है कि तुम गम से मर जाओगे बॉस। तुम्हारा पैसा तुम्हारे बेटे को वापस नहीं लाएगा। ये मेरा इंतकाम है। इन डरावनी चिट्ठियों का यह खौफनाक खेल तब अपनी हद पार कर गया जब 4 साल के ग्रेगरी का शव पास की वोलोंग नदी में बना हुआ मिला। इस केस की इन्वेस्टिगेशन किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। भटकाने वाले सुरागों और शक ने इस परिवार को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। पहले तो पुलिस को चचेरे भाई पर शक हुआ, उसे पकड़ा गया, फिर छोड़ दिया गया। लेकिन बदले की आग में जल रहे ग्रेगरी के पिता जीन मैरी ने खुद अपने हाथों से उस चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद मामला और उलझ गया। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की एक बड़ी गलती की वजह से ग्रेगरी की अपनी ही मां क्रिस्टीन को हत्यारा मान लिया गया। वो बेचारी भूख हड़ताल पर चली गईं और इस गहरे सदमे में उन्होंने अपने अजन्मे बच्चे को भी खो दिया। इस पूरे केस में इतना प्रेशर था कि पहले जज ने तो दबाव में आकर अपनी जान तक दे दी। अब देखिए, दशकों बाद 2020 में इन्वेस्टिगेटर्स ने इस केस को फिर से खोला
और इस बार उन्होंने सहारा लिया स्टाइलोमेट्रिक्स का। स्टाइलोमेट्रिक्स यानी एक ऐसी साइंटिफिक तकनीक जिसमें किसी गुमनाम इंसान की पहचान के लिए उसके लिखने के तरीके, उसकी भाषा और शब्दों के चुनाव को स्टडी किया जाता है। इसके जरिए वो उन दशकों पुरानी खौफनाक चिट्ठियों की टोन और स्टाइल का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि शायद आखिरकार ये पता चल सके कि वो असली क्रो या असली हत्यारा था कौन। तो फिर असली निकोलस कहाँ था? इस बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ हम अपने आज के इस एक्सप्लेनर के क्लाइमेक्स पर पहुंचते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधा अमेरिका के टेक्सास ले जाता है, जहां से हमारा तीसरा और शायद सबसे चौंकाने वाला रहस्य शुरू होता है। भाग 3, टेक्सास का बहरूपिया। 1994 की बात है। टेक्सास से 13 साल का निकोलस बार्कले अचानक गायब हो जाता है। परिवार मान चुका था कि वो अब कभी नहीं लौटेगा, लेकिन तभी 3 साल बाद 1997 में एक चमत्कारी खबर आती है कि निकोलस स्पेन में मानव तस्करों के चंगुल से बच निकला है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी अजीब सी बात सामने आती है। असली निकोलस एक 13 साल का नीली आंखों और सुनहरे बालों वाला अमेरिकी बच्चा था, लेकिन जो इंसान स्पेन से वापस लाया गया वो 23 साल का एक आदमी था। उसके बाल काले थे, आंखें भूरी थीं और वो भारी फ्रांसीसी लहजे में अंग्रेजी बोलता था। उसने अजीब सा बहाना बनाया कि तस्करों ने उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिससे उसकी आंखों का रंग ही बदल गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, परिवार ने इस बिल्कुल ही असंभव सी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उसे खुशी खुशी अपने घर ले आए। ऐसा कैसे हो सकता है? जाहिर है ये झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकना था। एक प्राइवेट डिटेक्टिव और FBI ने मिलकर इस पूरे भ्रम को तोड़ दिया। कान की बनावट, फिंगरप्रिंट और DNA टेस्ट से साबित हो गया कि वो निकोलस तो बिल्कुल नहीं था। दरअसल वो फ्रेडरिक बॉर्डीन था, एक बेहद शातिर फ्रांसीसी ठग, एक ऐसा इंसान जिसने 500 से ज्यादा लोगों की पहचान चुराई थी और जिसे दुनिया द कमीलियन यानी बहरूपिया के नाम से जानती थी। लेकिन रुकिए, सबसे परेशान करने वाला ट्विस्ट तो अब आता है। जेल जाने के बाद खुद फ्रेडरिक ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उसने कहा कि परिवार ने उसे इतनी आसानी से सिर्फ इसलिए अपना लिया था क्योंकि वो पहले से जानते थे कि वो निकोलस नहीं है। फ्रेडरिक का आरोप था कि निकोलस की बड़ी बहन कैरी ने ही उसे छुप छुप कर परिवार से जुड़ी सारी बारीक बातें रटवाई थीं। और जब निकोलस का बड़ा भाई जेसन उस बहरूपिये से मिला तो उसने सिर्फ गुड लक कहा और कुछ नहीं। डिटेक्टिव्स का मानना था कि शायद इस परिवार ने ही अपने निकोलस की हत्या कर दी थी और इस बहरूपिये को सिर्फ अपनी कहानी और अपना सच छिपाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती देखिए, पुलिस की जांच आगे बढ़ पाती उससे पहले ही जेसन की ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई। निष्कर्ष, कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य जो आज भी सवाल बने हुए हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने जिन 3 मामलों को देखा है वे हमें मानवीय धोखे की एक बहुत ही गहरी और खौफनाक खाई में ले जाते हैं। चाहे वो फ्रैंक फ्लॉयड का दशकों तक बुना गया खौफनाक जाल हो, फ्रांस का वो गुमनाम क्रो जिसने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया, या फिर टेक्सास का वो परिवार जो शायद एक बहरूपिये के पीछे अपना ही कोई खौफनाक अपराध छिपा रहा था। जरा सोचिए, क्या होता है जब वो लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही सबसे गहरे राज छिपा रहे हों। हमारा दिमाग ये मानने से ही इनकार कर देता है कि हमारे अपने ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। आज इतने सालों बाद भी शेरॉन मार्शल की मौत का पूरा सच, मासूम ग्रेगरी का असली कातिल और असली निकोलस बार्कले का ठिकाना, ये सब के सब अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं। और ये हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि कई बार सच्चाई सचमुच कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक होती है।